नमस्कार। 1 जुलाई 2024 से भारत में नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। ये हमारी कानूनी व्यवस्था में आप कह सकते हैं एक बड़ा मोड़ है। हाँ बिल्कुल, एक नई शुरुआत। और इन बदलावों के बीच एक खास प्रावधान है जो जमीन से जुड़े विवादों को देखने और सुलझाने के तरीके को शायद पूरी तरह बदल सकता है। आप बात कर रही हैं बीएनएस की धारा 111(7) की। जी हाँ, बिल्कुल। आज हम इसी पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 111 उपधारा 7 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये जो धारा है, ये बल लगाकर या फिर एक संगठित तरीके से जमीन पर कब्जा करने को अब एक गंभीर आपराधिक मामला बना देती है। सही। अब ये सिर्फ एक दीवानी विवाद नहीं रहा। बिल्कुल। और ये उन हजारों लाखों संपत्ति मालिकों के लिए एक बहुत अहम बदलाव है जो आप जानते हैं सालों से भूमाफिया और कब्जा करने वाले गिरोहों से जूझ रहे थे। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून खास तौर पर उस अवैध कब्जे को टारगेट करता है जहाँ ताकत का इस्तेमाल हुआ हो, धमकी दी गई हो या कोई पूरा गैंग शामिल हो। अच्छा। इसको हमें प्रतिकूल कब्जे या एडवर्स पोजेशन से अलग रखना होगा। वो एक बिल्कुल अलग कानूनी सिद्धांत है जिसमें लंबे समय तक अगर कोई बिना रोक टोक कब्जा रखता है तो कुछ अधिकार बन सकते हैं। हाँ, वो तो अलग चीज है। जी, तो आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस पूरी तरह बीएनएस धारा 111(7) के तहत जो बलपूर्वक और धोखाधड़ी से कब्जा किया जाता है उसके आपराधिक पहलू पर है। समझ गई। तो आज का मकसद यही है कि इस धारा के प्रावधानों को ठीक से समझें और देखें कि ये जमीन से जुड़े झगड़ों के पूरे माहौल को कैसे बदल सकती है। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि इस धारा के तहत असल में अपराध बनता कैसे है। कौन सी हरकतें हैं जिन्हें ये अपराध मानता है। मुझे लगता है इसका निशाना सीधे वो तरीके हैं जो भूमाफिया वगैरह अपनाते हैं, है ना? हाँ, आपने एकदम सही समझा। ये धारा उन खास तरीकों को साफ साफ बताती है जिनसे कब्जा करना अब अपराध माना जाएगा। देखिए, सूत्रों के मुताबिक इसमें कुछ मुख्य बातें हैं। पहला तो जाहिर है बल का प्रयोग, यानी मालिक को डराना, धमकाना, मारपीट करना या किसी भी तरह की जबरदस्ती करके उसे उसकी प्रॉपर्टी से हटा देना। ठीक है। दूसरा, जैसे हम कह सकते हैं संगठित प्रयास। जैसे सोचिए 50-100 लोगों की भीड़ अचानक किसी की जमीन पर पहुंच जाए और कब्जा कर ले। अरे बाप रे। तो मालिक या तो डर के मारे भाग जाएगा या फिर विरोध करने की सोचेगा भी नहीं। सही बात है। तीसरा, अवैध निर्माण शुरू कर देना। बिना मालिक की इजाजत के, बिना किसी कानूनी हक के कब्जाई जमीन पर फटाफट दीवार बनाना शुरू कर दिया, कोई ढांचा खड़ा करने लगे। हाँ, ताकि कब्जा पक्का लगे। बिल्कुल, ताकि कब्जे को मजबूत दिखाया जा सके। और चौथा है खौफ पैदा करना। खौफ मालिक को जान से मारने की धमकी देना, हथियार दिखाना या ऐसा माहौल ही बना देना कि वो अपनी या अपने परिवार की सेफ्टी के लिए पीछे हट जाए। ये तरीके तो ये तो सीधे सीधे वही हैं जो हम सुनते आए हैं भूमाफिया के बारे में। भीड़ की ताकत दिखाना, जल्दी से कुछ बना लेना, डरा धमका देना। बिल्कुल। तो ये सब अब एक ही कानून के दायरे में आ गए, एक गंभीर अपराध। हाँ, और यही इस कानून की खासियत है। ये इन सारे हथकंडों को, जो पहले शायद अलग अलग या कम गंभीर धाराओं में आते होंगे, अब एक साथ एक गंभीर अपराध की श्रेणी में रखता है। अब सवाल ये है कि अगर कोई ऐसा अपराध करता है तो सजा क्या है? क्योंकि पहले तो जैसा आपने कहा, मामला दीवानी अदालत में जाता था और सालों खिंच जाता था। हाँ, पहले तो स्थिति बहुत अलग थी। कई बार तो पुलिस भी इसे सिविल झगड़ा बताकर हाथ खींच लेती थी। जी। लेकिन अब लगता है इस अपराध की गंभीरता को समझा गया है और कानून में सख्त सजा रखी गई है। और शायद मकसद यही है कि भाई ऐसा करने से पहले लोग 10 बार सोचे, एक डर पैदा हो, जिसे डिटरेंट इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल, सजा के प्रावधान काफी अहम हैं और इनसे पता चलता है कि कानून कितना गंभीर है। देखिए, सूत्रों के अनुसार मुख्य सजा ऐसी है। दोषी पाए जाने पर कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की कठोर कारावास की सजा हो सकती है। 10 साल तक, और ये कठोर कारावास है। जी हाँ, कठोर। जिसमें सजा के दौरान सख्त मेहनत वाला काम भी शामिल हो सकता है। अच्छा। और इसके साथ अपराधी पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके लिहाज से 2 बातें बहुत खास हैं। पहली, ये एक गैर जमानती अपराध है, नॉन बेलेबल। और दूसरी ये कि इन मामलों की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी। ये गैर जमानती होने का थोड़ा और साफ करेंगी। ये शब्द हम सुनते तो हैं, पर इसका असल मतलब क्या है?
देखिए, गैर जमानत का सीधा मतलब है कि अगर किसी पर इस धारा के तहत आरोप लगा और उसे गिरफ्तार किया गया तो जमानत पाना उसका अधिकार नहीं है। अच्छा। मतलब पुलिस स्टेशन से तो जमानत मिलेगी ही नहीं। जमानत मिलेगी या नहीं इसका फैसला सिर्फ अदालत करेगी, और वो भी तब जब उसके पास ठोस वजह हो। तो ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए अहम है क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर आरोपी थोड़े असरदार लोग होते हैं। डर रहता है कि वो जमानत पर बाहर आकर गवाहों को डरा सकते हैं या सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। हाँ, ये तो होता है। तो गैर जमानती होने से इस पर कुछ हद तक रोक लगती है। आरोपी को आसानी से रिहाई नहीं मिलती। और सेशन कोर्ट में सुनवाई, इसका क्या महत्व है? देखिए, सेशन कोर्ट जिला स्तर पर गंभीर आपराधिक मामलों के लिए मुख्य अदालत होती है। जी। यहाँ केस की सुनवाई एक सीनियर जज करते हैं, जिनके पास ऐसे जटिल मामलों को संभालने का ज्यादा अनुभव होता है। तो उम्मीद है कि मामला गहराई से देखा जाएगा। बिल्कुल, उम्मीद यही है कि न्याय की गुणवत्ता बेहतर होगी। तो आप देखिए, सजा सख्त है, जमानत मिलना मुश्किल है, और सुनवाई भी अनुभवी जज के सामने। ये सब मिलकर इस कानून को वाकई काफी मजबूत बनाते हैं। हाँ, ये तो है। लेकिन सिर्फ सजा होना तो काफी नहीं है ना। जो पीड़ित है उसे न्याय पाने का रास्ता भी तो साफ साफ पता होना चाहिए। सही बात है। कानून कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर पीड़ित को पता ही नहीं कि उसे करना क्या है, शिकायत कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो फिर फायदा क्या? तो चलिए अब उस प्रक्रिया पर बात करते हैं जो इस नए कानून में पीड़ित संपत्ति मालिकों के लिए बताई गई है। क्या ये पहले से आसान है, ज्यादा क्लियर है? हाँ, कह सकते हैं कि प्रक्रिया पहले से ज्यादा स्पष्ट है और एक तरह से स्ट्रक्चर्ड है, और पीड़ित को कई लेवल पर राहत पाने का मौका देती है। सूत्रों के हिसाब से इसे हम 3 स्टेप्स में समझ सकते हैं। ठीक है। पहला स्टेप है लोकल पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR ये तो पहला कदम है ही जी। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है। सिर्फ जाकर घटना बता देना शायद काफी न हो। शिकायत ऐसी हो कि उसमें वजन हो। वजन हो मतलब क्या क्या लिखना चाहिए? मतलब उसमें कुछ जरूरी जानकारी जरूर होनी चाहिए, जैसे जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनका नाम, हो सके तो पिता का नाम या कोई और पहचान जिससे उन्हें ढूंढा जा सके। ठीक। आपके प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा, खाता नंबर, प्लॉट नंबर, कितना एरिया है, चौहद्दी यानी उसके चारों तरफ क्या है। हाँ, ये सब तो जरूरी है। आपको वो प्रॉपर्टी कैसे मिली इसका सबूत, और साफ साफ ये लिखना कि कब्जा करने वालों के पास कोई कानूनी हक नहीं है, वो सिर्फ ताकत या धोखाधड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और हाँ, सूत्रों में एक खास लाइन का भी जिक्र है जिसे शामिल करने की सलाह दी जाती है। अच्छा, कौन सी लाइन? कुछ इस तरह कि अगर इस मामले में फौरन कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो शांति भंग हो सकती है और खून खराबा भी हो सकता है। अरे, ये क्यों? ये लाइन मामले की अर्जेंसी और गंभीरता को दिखाती है। इससे पुलिस पर थोड़ा दबाव बनता है कि एक्शन जल्दी लिया जाए। समझ गई। और हाँ, अपनी जमीन के मालिकाना हक के कागजात जैसे रजिस्ट्री, दाखिल खारिज वगैरह की फोटोकॉपी लगाना ना भूलें। ये तो हुई FIR की बात। लेकिन कई बार ऐसा होता है, लोग अनुभव बताते हैं कि पुलिस कहती है ये तो सिविल मामला है, कोर्ट जाओ। अगर ऐसा हो तो? हाँ, ये एक बहुत आम प्रॉब्लम रही है और नया कानून इसका भी रास्ता बताता है। अगर लोकल पुलिस स्टेशन FIR लिखने में आनाकानी करे या इसे दीवानी मामला बताकर टाल दे तो हिम्मत नहीं हारनी है। तो क्या करें? दूसरा स्टेप है जिले के सीनियर पुलिस अफसरों के पास जाना। जैसे कि? आप अपनी लिखित शिकायत जिले के पुलिस कमिश्नर, CP या पुलिस सुपरिटेंडेंट SP के ऑफिस में दे सकते हैं। अच्छा, सीधे SP या CP को? जी, और उस शिकायत में ये जरूर लिखें कि आप किस तारीख को किस समय लोकल थाने गए थे, किस अफसर से मिले थे और उन्होंने क्या कहकर कार्रवाई करने से मना किया। अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दें। ठीक है। ये शिकायत आप खुद जाकर दे सकते हैं और उसकी रसीद लेना बहुत जरूरी है, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट AD से भेजें। रजिस्टर्ड पोस्ट से क्यों? रजिस्टर्ड पोस्ट की रसीद एक पक्का सबूत होता है कि आपने अपनी शिकायत ऊपर तक पहुंचाई है। अगर बाद में कोर्ट जाना पड़ा तो ये सबूत काम आता है कि आपने देखिए प्रक्रिया का पालन किया था। ये आपकी बात को मजबूत करता है। हाँ, ये बात तो है, सबूत तो चाहिए होता है। बिल्कुल। अच्छा, तो मान लीजिए थाने ने नहीं सुनी, फिर SP या CP ऑफिस गए, वहां से भी कुछ खास कार्रवाई नहीं हुई, तब क्या कोई और रास्ता है? हाँ, तब आता है तीसरा और आखिरी प्रशासनिक न्यायिक कदम, अदालत का दरवाजा खटखटाना, यानी कोर्ट। जी। अगर सीनियर पुलिस अफसरों के लेवल पर भी बात नहीं बनती तो पीड़ित सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट SDM की कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। अच्छा, SDM कोर्ट। हाँ, तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया पीड़ित को पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर कई मौके देती है और आखिर में कोर्ट का रास्ता तो है ही। ये यकीनन पहले से ज्यादा स्पष्ट
और पीड़ित को सशक्त करने वाली व्यवस्था है। हाँ, ये प्रक्रिया सुनने में तो वाकई पहले से काफी बेहतर लग रही है। पहले तो आदमी बस पुलिस और कोर्ट के चक्कर ही काटता रहता था। तो अगर हम सीधी सीधी तुलना करें पुरानी व्यवस्था और इस नई बीएनएस वाली व्यवस्था की, तो मुख्य अंतर क्या दिखते हैं? जमीन पर क्या फर्क पड़ेगा इससे? तुलना करें तो फर्क काफी बड़े और बुनियादी हैं। जो स्रोत हैं उनके आधार पर कुछ मुख्य अंतर ऐसे हैं। पहला, विवाद का नेचर। हाँ। पहले पुलिस अक्सर इसे सिविल मामला कहकर मतलब एक तरह से टाल देती थी। अब इस कानून के तहत बलपूर्वक कब्जा एक साफ साफ आपराधिक अपराध है। हाँ, ये सबसे बड़ा फर्क है। दूसरा, पुलिस का रोल। पहले पुलिस आमतौर पर दखल देने से बचती थी, कहती थी कोर्ट जाओ। अब अगर बताई गई शर्तें पूरी होती हैं तो पुलिस एफआईआर दर्ज करने और जांच करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य है। और अगर वो ऐसा ना करे तो सीनियर अफसर और फिर एसडीएम कोर्ट का रास्ता है। मतलब पुलिस की जवाबदेही बढ़ गई है। बिल्कुल। तीसरा, पीड़ित के लिए राहत। पहले पीड़ित के पास क्या था? एक लंबा, खर्चीला, थका देने वाला सिविल केस लड़ो, जिसका फायदा अक्सर कब्जा करने वाला उठाता था, क्योंकि उसके पास तो कब्जा था ही। सही बात है। अब फॉरेन क्रिमिनल एक्शन शुरू हो सकता है, जिससे कब्जा करने वाले पर तुरंत दबाव बनता है। हाँ। गिरफ्तारी का डर, गैर जमानती अपराध। हाँ, ये निवारक का काम करेगा। उन्हीं नतीजे, पहले कब्जा करने वाले पर कोई फौरी आपराधिक सजा का डर नहीं था। अब 3 से 10 साल तक की सख्त सजा और जुर्माना, वो भी गैर जमानती अपराध में। ये अंतर तो वाकई जमीन आसमान का लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे पावर का बैलेंस अब अवैध कब्जा करने वालों से हटकर सही मालिकों की तरफ आ गया है। उन्हें तेज और असरदार कानूनी हथियार मिल गया है। हाँ, कागज पर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन क्या सिर्फ कानून आ जाने से सब ठीक हो जाएगा? मतलब संपत्ति के मालिक की अपनी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती होगी ना? आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। कानून कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो जादू की छड़ी नहीं है। वो तभी काम करता है जब लोग भी अपनी तरफ से मतलब सतर्क रहें। स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि कानूनी सुरक्षा अपनी जगह है, लेकिन मालिक की अपनी जागरूकता और सक्रियता बहुत जरूरी है। असल में कई सिविल केस सिर्फ इसलिए सालों चलते हैं क्योंकि मालिक ने अपनी प्रॉपर्टी की देखभाल में लापरवाही की होती है। हाँ, ये भी होता है, छोड़ देते हैं सालों साल। अपनी जमीन या मकान पर आते जाते रहें, देखें, भाल करें, उसे सालों तक लावारिस न छोड़ें, चाहे आपके पास सारे पेपर्स हों। कब्जा अक्सर उसी प्रॉपर्टी पर होता है जो लावारिस दिखती है। सही। दूसरा, पूरी जानकारी रखें। अपनी प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स, खाता, प्लॉट, रकबा, चौहद्दी, ये सब आपको पता होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट संभाल कर रखें, उनकी कॉपी रखें। तीसरा, लापरवाही से बचें। ये समझें कि आज की थोड़ी सी लापरवाही कल को एक महंगे और लंबे मुकदमे की वजह बन सकती है। पैसा, समय, मानसिक शांति सब बर्बाद होता है। बिल्कुल। और एक और बात, कीमत बढ़ने का इंतजार न करें। कई लोग सोचते हैं कि अभी जमीन सस्ती है, जब पास में हाईवे बनेगा या कीमत बढ़ेगी तब देखेंगे। हाँ, होता है ऐसा। इसी इंतजार में कई बार जमीन हाथ से निकल जाती है। जब कीमत बढ़ती है तो पता चलता है वहां तो किसी और ने कब्जा कर लिया। इसलिए देखभाल शुरू से करें, कीमत चाहे जो भी हो। ये सलाह तो बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी है। मतलब कानून अपनी जगह और अपनी संपत्ति के प्रति चौकन्ना रहना अपनी जगह, दोनों साथ चलेंगे तभी सुरक्षा मिलेगी। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो भारतीय न्याय संहिता की ये धारा 111(7) अवैध भूमि कब्जे के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्षमता तो है। ये ना सिर्फ अपराधियों को सख्त सजा देकर डराने का काम कर सकती है, बल्कि पीड़ितों को न्याय पाने का एक साफ रास्ता भी दिखाती है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो ये वाकई भूमाफिया और संगठित कब्जा गिरोहों की कमर तोड़ सकती है। हाँ, क्षमता तो निश्चित रूप से बहुत है, लेकिन जैसा कि अक्सर अच्छे कानूनों के साथ भी होता है, इसकी असली कामयाबी जमीन पर 2 बातों पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगी। किन 2 बातों पर? पहला तो जैसा स्रोत भी इशारा करते हैं, संपत्ति मालिकों में अपने अधिकारों और इस नई प्रक्रिया को लेकर कितनी जागरूकता फैलती है। उन्हें पता तो हो कि अब उनके पास ये हथियार है। हाँ, जागरूकता तो सबसे जरूरी है। और दूसरा, और शायद सबसे अहम, कि पुलिस और न्यायपालिका इस कानून को कितनी गंभीरता से, कितनी निष्पक्षता से और कितनी असरदार तरीके से लागू करते हैं। मतलब एनफोर्समेंट। जी, एनफोर्समेंट। कानून बनाना एक बात है,
उसे सही नियत और सख्ती से अमल में लाना बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल, अगर ये दोनों चीजें मालिकों में जागरूकता और प्रशासन द्वारा प्रभावी कार्यान्वयन हो पाती हैं, तब तो ये प्रावधान वाकई भारत में संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करने और कानून के राज को मजबूत करने में एक मील का पत्थर बन सकता है। उम्मीद तो यही करनी चाहिए। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। इस नए और सख्त कानून के आने के बाद क्या आपको लगता है कि संपत्ति का मतलब सिर्फ कानूनी कागजात तक ही रहेगा, या फिर समाज में, हमारे जहन में जमीन के साथ हमारा रिश्ता, उसकी देखभाल की हमारी जिम्मेदारी और उस पर हक जताने के तरीकों में भी कोई गहरा, कोई बुनियादी बदलाव आएगा? सोचने वाली बात है।